गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का प्रथम अध्याय जो कि है जिसका शीर्षक है इस जल प्रलय में, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। जल प्रलय यानी जब जल जो है बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला, दुख देने वाला हो जाए तो उस समय की इसमें जो है कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। इस जल प्रलय में, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानदा और गंगा, ये जो सभी नाम है, कोसी, पनार, महानदा और गंगा, ये नदियों के नाम हैं। गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पन्हा पन्हा आपको पता है क्या होता है? शरण लेना। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती परती का मतलब होता है ऐसी जमीन जहां पर खेती नहीं होती, जहां पर हल या फिर खेती बाड़ी हम नहीं करते, वो होती परती, खाली पड़ी हुई जमीन पर गाय, बैल, भैंस, बकरी के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। विभीषिका विभीषिका का मतलब होता है भयंकरता। अब इसको समझने वाली बात है कि लेखक ने क्या कहा है। लेखक ने कहा है कि मेरा जो गांव है वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे पूरब, पश्चिम, दक्षिण की जो नदियां हैं, वहां से जब उन नदियों में बाढ़ आ जाती है और सभी लोग उस बाढ़ में आकर बहते हुए आते हैं, तो सभी के सभी जो लोग हैं मेरे गांव में आकर शरण लेते हैं, आड़ लेते हैं, वहां पर आके वो लोग रुक जाते हैं। और सावन भादो जब बरसात का महीना होता है उस समय ट्रेन की खिड़कियों से, है ना, जो खाली पड़ी हुई जमीनें हैं वहां पे गाय, भैंस, जो जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, कट जाते हैं, तो उनकी जो शरीर है, उनके जो टुकड़े होते हैं, झुंड के झुंड बहुत सारे वहां पे फैले हुए नजर आते हैं। और उसको देखकर हम उस बाढ़ के भयानक रूप का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बाढ़ है वो कितनी भयानक रही होगी, जिसके कारण इतने सारे जो जानवर हैं वे खत्म हो गए। इतने सारे जानवर खत्म हो गए, कुछ कट गए ट्रेन से, कुछ बाढ़ के कारण मर गए, कुछ बाढ़ के कारण मर गए, कुछ पानी में डूबने के कारण मर गए। तो वहां का जो माहौल होता है उसको देखकर ही अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जो बाढ़ आई, नदियों के पानी जो बहा इतनी तेज, उसके कारण लोगों की क्या स्थिति हो गई होगी। पड़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण, यानी खाली भूमि जहां पर खेती बाड़ी नहीं होती है, ऐसी जगह पर जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। अब जब जमीन खाली, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, पानी नहीं है, खेती क्यों नहीं होती? क्योंकि पानी का अभाव, पानी नहीं है। और जब पानी ही नहीं है, नदियां नहीं है, तो वहां के लोग तैरना कैसे जान सकते हैं? तो बिल्कुल वैसे ही लेखक ने कहा कि हमारे जो गाँव है उसकी जो जमीन खाली है, खेती बाड़ी वहां पे नहीं होती क्योंकि पानी का अभाव है। तो मैं इसी कारण, जो पानी के अभाव के कारण तैरना भी नहीं जानता। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीति कार्यकर्ता तथा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। जय गंगा, डायन, कोसी, हड्डियों का पुल आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेखक ने अपने गांव के बारे में बताया है। अब उसे तैरना नहीं आता, लेकिन जो बाढ़ों में इतने लोग परेशान हो जाते हैं, बाढ़ उन लोगों की सहायता करने के लिए ना, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवी के रूप में लोगों की मदद करने के लिए जो लेखक है वो उनकी सहायता कर रहा है। पिछले 10 सालों से उनकी सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, ताकि जो बाढ़ में पीड़ित लोग हैं उनको थोड़ी सी राहत पहुंचा सके, उनकी जो परेशानी है वो थोड़ी सी कम हो सके। तो लेखक काम क्या कर रहा है? बाढ़ से परेशान लोगों की सहायता करने का काम वो कर रहा है। और ये तो उसके काम करने का क्या है कि लिखने के बाद लेखक क्या लिख रहे हैं। तो हाई स्कूल में बाढ़ पर, जो हाई स्कूल उसमें बाढ़ पर, उसने कॉम्पिटिशन में, प्रतियोगिता में लिखकर प्रथम पुरस्कार यानी कि फर्स्ट प्राइज उसने जीता है। और क्या करा उसने? बाढ़ की पुरानी कहानी को, जो बाढ़ की कहानी थी पुरानी, उसको नए के साथ मिलाकर, उस नए के साथ नए रूप में उसको लेकर उसने प्रस्तुत किया है। उसने बहुत सी कहानियां भी लिखी हैं, जैसे जय गंगा, ये लिखी 1947 में, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 में, और ऐसे उसने बहुत सारे रिपोर्टाज वगैरह उसने लिखे हैं, बहुत से उसने लिखे हैं लेखक ने।
मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। लेखक क्या कहते हैं कि जो उसने इतने सारे लेख लिखे हैं, उन सभी लेखों में बहुत सारे लेखक जब बाढ़ के कारण जो लोगों को परेशानियां हुई हैं, जो वहाँ पे विनाशकार फैल गया है, जो वहाँ की भयंकर स्थिति हो गई है, उन सभी का वर्णन उसके उपन्यासों में मिलता है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो गांव था वहां पर पानी का अभाव था, नदियों का पानी वहां पर नहीं आता था, और यही कारण था कि उसके गांव में कभी बाढ़ नहीं आई थी। मतलब वहां के जो लोग थे वो बाढ़ के प्रकोप को नहीं जानते थे कि बाढ़ अगर आ जाती तो वहां का इलाका कैसा हो जाता है, वहां के पशु, वहां के पक्षी, वहां के लोग किस प्रकार परेशान हो जाते हैं, उनका जीवन कितना दूभर हो जाता है, इस बात का भी अंदाजा लेखक को नहीं था। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। कब हुआ? जो पटना शहर में लेखक चला गया सन 1967 में, जब 18 घंटे की अविराम यानी इसमें आराम ना हो, जो रुके नहीं, अविराम जो लगातार चलता रहे, वृष्टि यानी बारिश, जब 18 घंटे तक बारिश लगातार चलती रही, एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए बारिश नहीं रुकी, तो सोचिए कितना पानी वहां पर भर गया होगा। 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया। लेखक को बाढ़ का अंदाजा कब हुआ? जब लेखक पटना चला गया और वहां पर लगातार 18 घंटे तक बारिश होती रही, और जो बारिश का पानी था, पटना के जो मुख्य नगर है, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, और भी वहां के जो नीचे के हिस्से, जो निचाई पे हिस्से थे, निचले हिस्से हैं, वहां पे जब पानी भर गया तो लेखक को अंदाजा हुआ कि जब बाढ़ आती होगी, कि जब बारिश का पानी भर जाता है चारों तरफ, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। लेखक है ग्रामीण, लेकिन उसने कैसे भोगा? जैसे शहर में जाके, पटना शहर में जाके, तो कहता है कि जैसे बाढ़ की जो परेशानी है उसको मैंने कब फील किया, कब उसका अनुभव हुआ मुझे? जब मैं शहर में चला गया, शहरी व्यक्ति के रूप में मैंने बाढ़ को देखा, उसको जाना। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, यानी कि जब बाढ़ आई, यानी कि जब बाढ़ आई और बारिश का पानी बहुत ज्यादा तीव्र गति से भरने लगा हर जगह पर, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। और जो पटना शहर का पश्चिमी इलाका था, छाती भर यानी कि इतने यहाँ तक पानी में, वो पानी वहां पे भर गए, वहां के लोगों के इतना तक पानी आ चुका था, छाती तक, सीन तक उनका पानी, जब बारिश का पानी छाती तक फैल गया तब की बात है ये। डूब गया तो घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। अब जो पानी घर में इतना ज्यादा भर गया है ना, पूरे नगर में, जब गलियों में, शहर में इतना पानी भर गया कि लोगों का जो डूबने वाली नौबत आने लगी, लोगों की छाती तक पानी भर गया, तो वहां के लोगों ने क्या कि जो घर में जो भी खाने पीने का छोटा मोटा सामान था, आलू है, माचिस है, पीने का पानी है, या फिर जलाने के लिए कुछ बना, तो सभी ने क्या किया, उन सभी सामानों को जमा करके रख लिया और प्रतीक्षा करने लगे कि कब ये बारिश रुकेगी। सुबह सूना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित होता है जो डूब गया हो, है ना। जब सुबह उसमें जो राजभवन है, मुख्यमंत्री का निवास, जब सभी कुछ बारिश के पानी में, यानी कि बाढ़ के पानी में डूब गया, तब क्या हुआ देखिए। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यूं सूचना बंगला में इस वाक्य से मिली थी। दोपहर को सूचना क्या मिली कि जो गोलघर है वो भी पूरे के पूरा जल से घिर गया, उसके चारों तरफ पानी भर गया है। और ये सूचना जो बंगला भाषा में उन्हें मिली, और क्या मिली थी उस बंगला भाषा में, वो ऐसे है जो मिली, जानो गोलघर डूबे गेछे। बंगला भाषा में लेखक को सूचना मिली कि जो गोलघर है पटना का, वो पानी से पूरा घिर गया। बंगला भाषा में किस प्रकार सूचना दी गई? इस प्रकार से, जानो गोलघर डूबे गेछे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। तो लेखक ने शाम को 5 बजे क्या सोचा कि मैं बाहर निकल के जो देखता हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है, शहर का हाल कैसा है, ताकि हमें पता चले कि जो बाढ़ का पानी है उसके कारण जो कितनी परेशानी हुई, मतलब शहर का जो मौजूदा हालात है उनको जानने के लिए। जैसे ही लेखक अपने घर से निकला तो उस रिक्शे वाले ने उसे हंस के क्या कहा कि भाई अब कहाँ जाओगे, अब तक तो जो कॉफी हाउस है उसमें पूरा पानी भर गया होगा। अबले यानी अभी तक उसके अंदर पानी भर गया होगा। इसका मतलब है कि अब आपका जाना बेकार है, क्योंकि हर जगह पानी पानी हो चुका है।
चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। जब पानी हर जगह भर गया तो लेखक का मन जो बेचैन हुए देखने के लिए कि कैसे पानी भर जाता है, बारिश का पानी जो कैसे, बाढ़ का पानी कैसे हर जगह भर जाता है, वो भरने का कैसा नजर आता है। क्योंकि जब हमने कोई चीज देखी ना हो तो हमें बड़ी उत्सुकता होती है, बड़ी बेचैनी होती है कि हम भी जाके देखें भाई कैसा है, क्या है। तो उसी प्रकार से लेखक के मन में बेचैनी हो रही थी कि जो बारिश का पानी है, जो बारिश का पानी है, जो बाढ़ का पानी है, मैं भी जाके देखूंगा गोल घर के अंदर कैसे पानी भर गया होगा। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ, विख्याता आचार्य, कवि मित्र थे। अब जब लेखक देखने के लिए कि पानी कैसे भर के जाने लगा और रिक्शे के ऊपर बैठ गया, तो उसके साथ में एक नई कविता के एक और उसके मित्र थे जो कि बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ थे, व्याख्याता थे और आचार्य भी थे। जो मेरी अनवरत, अनवरत का मतलब होता है निरंतर, लगातार। अनगल का मतलब होता है बेतुकी, जिसका कोई आधार ना हो, बेतुकी टेढ़ी मेढ़ी बातें। अनगढ़, अनगढ़ होता है अपने आप में कुछ भी बोलना ना, बड़बड़ करना जिसे हम कहते हैं। जो मेरी अनवरत, अनगल, अनगढ़ गद्य में सब गतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। उसने क्या कहा, जो मेरे मित्र मेरे साथ बैठे थे वो मेरी बेतुकी बातों से, ऐसी बातें जो मैं बिना सिर पैर के, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जो भी मैं कुछ भी बड़बड़ करता रहता हूँ, उन बातों से कभी भी वो बोर नहीं थे। ऐसी बातें जो मैं खुद बनाता हूँ, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो कि बिना किसी आधार के बातें, मेरी उन ऐसी बातों से कभी भी मेरे मित्र बोर नहीं होते। वे धन्य है क्योंकि मेरी बातों से कभी भी बोर नहीं, तो मुझसे कभी भी परेशान नहीं होते। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम। टमटम होता है जो घोड़ा गाड़ी, जिसमें घोड़े को आगे बांध दिया जाता है और घोड़ा जो है गाड़ी को खींचता है, उसमें लोगों के सामान, लोग बैठ के जाते हैं, सामान रख के जाते हैं। साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। अब देखिए हर जगह जब पानी भर गया है तो लोग बड़े बेताब है देखने के लिए कि बारिश का पानी, बाढ़ का पानी कैसे भर गया है, वो कैसे पूरे इलाके में भर जाता है, उसको कैसा लगता है, लोगों को कैसा देखने में लगता होगा। सभी लोग देखने के जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? कोई मोटरसाइकिल से, कोई टेम्पू से, कोई ट्रक से, कोई टमटम यानी घोड़ा गाड़ी से, साइकिल से, रिक्शे पर, कोई पैदल ही जा रहा है, जिसके पास जाने का कोई साधन है पैदल जा रहे हैं। सब देखने के लिए जा रहे हैं पानी कैसा भर गया, कैसा लग रहा होगा। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं, कुछ लोग देखने जा रहे हैं और कुछ लोग उसको देख के लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। अब जो लोग पानी देख देख के आ थे वो लोग सिर्फ एक ही चर्चा कर रहे थे, एक ही बात बोल रहे थे कि भाई पानी कहाँ तक आ गया, इतना पानी कैसे आ गया। मतलब सभी परेशान थे, इतना सारा पानी कैसे भर गया है, पानी, इतना बारिश का पानी, इतनी बारिश हो गई कि पानी हर जगह भर गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार नहीं कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं है। मतलब पानी जो इतना ज्यादा बाढ़ का पानी इतना ज्यादा हर जगह फैल गया है कि जो छोटी छोटी जगह है, कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, ये सारे क्या है, पानी में डूब गए हैं। पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा इलाका पानी का, ना समझ भी नहीं आता कौन सा इलाका है ये जो पानी में डूब गए, उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, तो लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो लोग देख देख के आ रहे हैं कि भाई पानी हर जगह भर गया है, कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र हर जगह पानी भर गया है, और अब तो पानी जो है भट्टाचार्य रोड पर भी आ गया होगा। छाती भर पानी है, यानी लोगों के सीने तक पानी भर चुका है, इतना पानी भरा हुआ, लोग उसको देख देख के बातें कर रहे हैं। छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुनाव पानी है, तो लोग क्या करें, जो गर्ल्स का कॉलेज, वीमेंस कॉलेज, वहां पे इतना पानी है कि वहां पे जो नाव भी चल सकती, इतना पानी भर गया है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। अब इतने पानी को देखकर लोगों के अनायास से निकल रहा है, अपने आप निकल रहा है, पानी आ रहा होगा, पानी भर गया होगा, सब कुछ डूब गया होगा, कुछ बह गया होगा। लोग चर्चा करें, बातचीत करें कि बारिश का पानी, बाढ़ का पानी इतना ज्यादा फैल चुका है हर जगह कि सभी लोग सिर्फ बातों में लगे, पानी इतना आ रहा होगा, अब तो यहाँ भी भर गया होगा, वो वाली कॉलोनी भर गई होगी, रोड पे भर गया होगा, कुछ डूब गया होगा, और डूबने के कारण बहुत चीजें बह गई होंगी। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डायरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा तेज पानी में सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। अब जब लेखक अपने मित्र के साथ
कॉफी हाउस के पास पहुंच गया तो उसने देखा कि जो कॉफी हाउस है वो बंद कर दिया गया है, और सड़क के पास एक मोटी डायरी यानी कि गंदे पानी, जो बारिश से इतना गंदा पानी भर गया था, उसके कारण जब पानी में बहुत ज्यादा गंदगी, केमिकल, बहुत सी चीजें मिल जाती है, पानी में अपने आप झाग जो बनना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही बारिश के उस गंदे पानी, बाढ़ के उस गंदे पानी में गेरुए रंग का झाग, फैन का मतलब होता है झाग, है ना, तो बहुत सारा झाग जो पानी में सरकता हुआ आगे आ रहा था। तो लेखक ने क्या कहा कि अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो है पानी बहुत ही ज्यादा भयंकर हो चुका है कि वो देखिए मृत्यु का तरल दूध, तरल का मतलब होता है जो बह सकता है ना, तरल दूत, यानी जो आगे अगर हम जाते हैं तो हमें भी मृत्यु ही मिलेगी, क्योंकि हम वहां से बच नहीं सकते, पानी जो बहुत ज्यादा भर गया है, और इसी कारण हमें आगे अब नहीं जाना चाहिए। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए, और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। अस्फुट होता है जो स्पष्ट ना हो, जो में स्पष्ट सुनाई ना पड़े। हाँ, मैं बहुत काया और डरपोक हूँ। अब क्या है, जो आतंक यानी बारिश के पानी को देखकर, बाढ़ के पानी को देखकर लेकर घबरा गया, और डर के कारण उसके हाथ, जैसे हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे भगवान कुछ करो, तो उसके हाथ भी बिल्कुल अपने आप ही ऐसे जुड़ गए, और वो जो भगवान से प्रार्थना करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, निवेदन करने लगा भगवान से, और उसके मन से अपने आप ही शब्द निकलने लगे, बोलने लगा कि भाई मैं जो बहुत ही डरपोक हूँ, मैं कायर हूँ। रिक्शे वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। जब लेखक ने कहा कि अब हमें आगे नहीं जाना है, क्योंकि डर गया था, तो जो रिक्शे वाला था वो हिम्मत उसने रखी हुई थी, वो डरा नहीं था, घबराया नहीं था, उसने क्या कहा कि भाई हम थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं कि आगे के क्या हालात है, आगे कैसी कंडीशन, हमें आगे चल के देखना चाहिए। लेकिन लेखक ने क्या कहा कि नहीं नहीं, अब आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जो है मौत का दूध आ रहा है, अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ दिख रहा है कि जो लेखक है बहुत ज्यादा बारिश के कारण, बाढ़ के कारण डर गया है, और रिक्शे वाला जो है वो बहुत ही हिम्मत रखे, उसका आत्मविश्वास अभी भी, वो उसका आत्मविश्वास खोया नहीं है। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। तो भीड़ से जो लोग आ रहे थे वहां से, उन्होंने रिक्शे वाले से क्या कहा कि आगे जो है करंट है, मतलब बारिश के कारण जो पानी तक भर गया है, जो बिजली की तार है वो यहाँ हुआ पानी में गिर गई है, और पानी में करंट आ गया, तो तुम आगे मत जाओ, क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा करंट लगने की उम्मीद है, करंट लग जाएगा तो तुम मर जाओगे। तो उसने रिक्शे वाले को सचेत किया कि भाई आगे मत जाओ, आगे जो है परेशानी है, समस्या, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय, अनुनय का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, विनती करना, भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तो लेखक ने डर से क्या कहा रिक्शे वाले से, भैया रिक्शे को जो वापस ले चलो, लौटा लो, यहाँ से वापस चलो, हम आगे नहीं जाएंगे। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा, ये नाम है, सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर गया। अब देखिए पानी कितना भर गया कि जब लेखक रिक्शे से वापस आ गया, और वहाँ पे सिनेमा हॉल था, है ना, अप्सरा जो कि इसका नाम है, उसका जो टाइम था, मूवीज का जो शो का टाइम था वो बंद हो चुका था। जब उसके पास से गांधी मैदान की ओर चले गए तो उन्होंने देखा कि जो पैलेस होटल है, इंडियन एयरलाइंस का दफ्तर है, वो सभी में पानी भर चुका, मतलब पानी इतना ज्यादा हो गया कि दफ्तर, होटल सब में पानी भर गया है। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। अब क्या होता है, जब पानी भर गया, हर जगह पानी भर, तो वहां पे जो सामान है बह रहा है इधर उधर, कुछ कागज पे, कुछ भी सामान, कागज है, पन्नियां है, या फिर कोई जरूरी सामान है, सारा कुछ बह रहा है, ऐसे लग रहा है वो रंगीन कागज, रंगीन चीजें जो यहाँ से वहां पानी में उड़ रही है, तैर रही है इधर उधर, जो रंगीन चीजें पानी में तैर रही है, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वे सब जो विज्ञापन ऐड करी हुई रंगीन है ना, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सांप उसमें जो है हिल रहे हैं। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम ना थे। लेखक ने क्या कहा कि जब रामलीला यानी कि दशहरा होता है तो गांधी मैदान जो है उसके चारों तरफ जितने लोग खड़े होते हैं राम के रथ को देखने के लिए ना, उस त्योहार में राम के रथ को देखने के लिए कितनी खुशी, कितनी उमंग से लोग वहां पे खड़े होकर देख रहे हैं। और जितने लोग उस वक्त तो त्योहार में घर से निकल कर वहां पे खड़े थे, उस लगभग उतने ही लोग, लिहाजा कि उससे ज्यादा ही लोग जो है गांधी मैदान की रेलिंग पर खड़े थे और पानी के बहाव को, पानी के प्रकोप को सभी लोग मिलकर देख रहे थे। गांधी मैदान के आनंद, उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी विस्मृति पर धीरे धीरे एक गैरिक होता है गेरुए रंग का,
आवरण आच्छादित हो रहा था। आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ। हरियाली पर शनै शनै यानी धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। यानी कि जो हरियाली थी उस पे बारिश का पानी भर रहा था, यानी कि सभी कुछ उसमें डूब रहा था और सब कुछ बर्बाद होते डूबते देखना मेरा ये जो अनुभव था बिल्कुल ही नया था। ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा था ना। बाढ़ को फील करना, देखना एक बड़ी हैरानी वाली बात होती है कि बाढ़ के पानी के अंदर सब कुछ डूब जाए, घर, होटल, महल, सब कुछ जब उसमें डूबने लगता है तो उस दृश्य को देखना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो दृश्य कितना भयानक होगा। तो लेखक ने तो अपनी आंखों से देखा है और वही कह रहे हैं कि हरियाली पर, यानी कि जो हर तरफ अच्छाई, हर तरफ अच्छा था, जो माहौल था बिल्कुल शांत था, हर तरफ जो पानी, बारिश का पानी भरता जा रहा है, लोगों की जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंग और गवार जोर जोर से बोल उठा कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, अब जब हद का पानी भरा, लोग परेशान है, तो वहां पे क्या हुआ, एक गवार सा व्यक्ति जो कि अधेड़ उम्र का था, उसने क्या कहा कि जब दानापुर डूब रहा था, यानी कि जब दानापुर में जो पानी भर रहा था तो पटनिया लोग, यानी कि जो पटना में, दानापुर पटना के पास है, पटना में नहीं लेकिन पटना से थोड़ा सा आगे है, उसके पास में है, तो जो पटना के लोग थे वो लोग दानापुर की स्थिति को देखने के लिए नहीं गए थे कि वहां के लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। और अब जब पटना के ऊपर मुसीबत आ गई, जब यहाँ बाढ़ आ रही है, तो यहाँ के लोगों की तो भाई अब अपनी परेशानी को खुद ही संभालो, क्योंकि जब हम दानापुर के लोग परेशान थे तो यहाँ से कोई देखने नहीं गया। अब तुम्हारे पर एक मुसीबत आ गई, तुम भी संभालो, तुम्हें भी कोई देखने संभालने नहीं आएगा। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। तो आचार्य जो लेखक था उसने अपने दोस्त से क्या कहा, अपने मित्र से क्या कहा कि पहचानो, हम जो साहित्यिक गोष्ठियों में, साहित्य सभाओं में जिस व्यक्ति की बात करते, कि आम आदमी की बात करते रहते हैं, ये वही व्यक्ति है जो कि सदैव दूसरों पर शिकाकंजी कसता है। अब हम चाहे दानापुर के बदले उत्तर बिहार या फिर किसी भी बाढ़ वाले क्षेत्र का नाम ले सकते हैं। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। शाम को जो आकाशवाणी का केंद्र था पटना का, वहां से जो समाचार यानी कि न्यूज वहां से बताई जाती लोगों को, लोग उसे सुन रहे थे। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कंठ का मतलब होता है सुनने को इच्छुक। सभी लोग समाचार सुनने को एकदम उत्सुक थे, बेचैन थे कि समाचार से पता चलेगा कि बाढ़ के कारण जो स्थिति है वो कितनी भयंकर हो गई है, कहाँ कहाँ के हिस्से जो है डूब गए हैं, कहाँ कहाँ पानी भर गया है। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से बिना शोर की उन बातों को, समाचार को सुनने की कोशिश में लगे हुए थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। तो जो न्यूज आ रही थी पटना के आकाशवाणी केंद्र से, उन्होंने क्या बताया कि पानी जो हमारे स्टूडियो यानी कि जो आकाशवाणी का केंद्र था पटना का, वहां की जो सीढ़ियां है वहां तक पानी भर गया है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने क्या कहा कि जो बारिश का पानी, जो बाढ़ का पानी है, वो आकाशवाणी केंद्र के अंदर की सीढ़ियों तक भी पहुंच चुका है और कभी भी वो स्टूडियो के अंदर पानी घुस सकता है। यानी जो पानी का बहाव है वो कम नहीं हो रहा है, पानी कम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, पानी जो है बढ़ता ही जा रहा है और किसी भी क्षण, हमें नहीं पता कब वो पानी आकाशवाणी स्टूडियो के अंदर भी भर जाएगा। समाचार दिल दहलाने वाला था। अब जैसी बात है कि अगर हमें पता चले कि पानी जो है हमारे घर तक दरवाजे तक आ गया, पता नहीं कब हमारे घर के अंदर भर जाएगा, हमारे ऑफिस में, स्कूल में, जहां पर भी हम हैं, अगर हमें पता चल जाए कि पानी जो हमारे बिल्कुल दरवाजे तक आ चुका है और कब ही हमारे जहां पर हमें उस कमरे के अंदर भर जाएगा, तो हम भी परेशान हो जाएंगे। उसी तरह से जो सभी लोग समाचार को सुनकर परेशान हो गए, घबरा गए, डर गए, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पू पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था।
आसन का मतलब होता है पास आया हुआ। तो क्या हुआ, जब समाचार सुन के सब लोग डर गए तो लेखक भी परेशान हुआ, उसका मित्र परेशान हुआ, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप को नॉर्मल कर लिया कि जो लोग पानी देख देख के आ रहे हैं वो लोग भी बातें करें, लेकिन किसी के चेहरे पर चिंता परेशानी नहीं नजर आ रही, बल्कि रोज दिनों के मुकाबले वो लोग थोड़ा सा ज्यादा ही हंस बोल रहे हैं। और बातें भी क्या करेंगे, वो लोग सिर्फ बाढ़ की बातें, भाई यहाँ भी पानी भर गया, वहां पानी भर गया, अब लोग परेशान हो रहे हैं, पानी भरा, तो बस ये लोग बातचीत कर रहे थे। तो अंतर क्या था कि जो दुकानें थी वहां पे उनमें थोड़ी सी हलचल थी, हड़बड़ी हो रखी थी कि जो सामान नीचे ही जमीन पे रखे गए थे वो सारे सामान उठा के सब लोग ऊपर ऊपर रख रहे थे, क्योंकि जब बाढ़ का पानी भरेगा तो फिर नीचे का सामान ही खराब हो जाएगा। और यही वजह थी कि दुकानों के जो सामान नीचे रखे गए थे सारे के सारे ऊपर शिफ्ट किए जा रहे थे। और जो कुछ लोग रिक्शा, ट्रक, टेम्पो वगैरह के ऊपर अपने सामान लाद रहे थे ताकि जो सामान है उसको संभाल के बचाया जा सके। अब जब हर जगह पानी भर गया तो लोग ना तो कोई सामान खरीद रहे थे और ना ही कोई सामान बेच रहे थे, क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ था, सभी लोग परेशान थे। बिक्री किसकी पड़ी, सिर्फ पान वालों की, क्योंकि जो लोग बातें कर रहे परेशान हो रहे हैं तो वो अपनी समस्या कैसे दूर करते, अपनी बेचैनी को कैसे, सिर्फ पान खा के जो अपनी परेशानी को कम करने की कोशिश में लगे हुए थे। और सभी लोग जो भी आस पास में लोग थे सभी लोग परेशान सा, कोई भी नहीं दिख रहा था ना जो ऐसा नहीं कि बहुत परेशान थे, पानी भर गया, हाय अब क्या करें, हाय नहीं थी, सभी लोग नॉर्मल थे और नॉर्मल तरीके से ही अपने अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे, अपने सामानों को सुरक्षित रखने की कोशिश में लगे हुए थे। पान वाले के आदमकद आईने में जितने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुरहमी नजर आ रही थी, मुझे लगा अब यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। लेखक ने क्या कहा कि पान वाले पर जितने भी लोग खड़े हैं उसमें सबसे अलग जो जो हम ही लोग नजर आते, हमारे चेहरे पर जो चिंता थी नजर आती, और हमें ऐसा लगा कि वहां पे जो लोग खड़े हैं वो लोग हमारा चेहरा देख के कभी भी जोर से हंस सकते हैं। और क्या कहेंगे, जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुष कोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्को मान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं आई, भाई यही माकूल मौका है, इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, आसामी बा माल। अब जो लोग बातें कर रहे हैं कि भाई देखो, लेखक जो चेहरे पे चिंता दिख रही थी कि पानी भर गया, अब कैसे होगा, क्या होगा, तो उसने क्या लगा, उसके जो आसपास में लोग हैं पान की दुकान के पास, सभी लोग हमें देख रहे हैं क्योंकि चिंता सिर्फ चेहरे पर हमारे हैं, तो सब लोग पता नहीं कब हमें हंसेंगे हमारे ऊपर कि देखो कितने बुज़दिल हैं, एक जो डर रहे हैं बारिश से लोग डर रहे हैं, जबकि इन्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें हिम्मत से काम लेनी चाहिए। तो लोग बातें करें, क्यों ना हम लोग दाश की गड्डी ले लें ताश खेलने के, ताकि अपना समय जो है व्यतीत किया जा सके, क्योंकि अब तो पानी भर गया है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्यों हम परेशान होकर अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को और ज्यादा बढ़ाएं। तो क्यों ना हम एक काम करें कि ताश की गड्डी लेके जो गोल घर है वहां पे जाके ताश की गड्डी लेकर उन्हें खेलें। और लोगों ने क्या कहा कि अभी जब सभी लोग परेशान हैं तो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिन्होंने बेईमानी की कमाई को बचा के रखा हुआ है, तो इनकम टैक्स वालों को अभी इस स्थिति में उनके घरों पर छापा मारना चाहिए, क्योंकि अभी परेशान अपने पैसा जो बचाने के चक्कर में यहाँ वहां छुपा रहे होंगे, और इस समय अगर इनकम टैक्स के लोग छापा मारते हैं तो बहुत सारा पैसा निकल जाएगा। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्वत बिछी थी। जो किताबें बेचने वाले लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सीढ़ियों पर जो किताबें खोल के बिछा देते हैं और आने जाने वाले लोग उन किताबों को देखते हैं और फिर उनको खरीदते हैं। तो राजेंद्र नगर का जो चौराहा था, जो मैगजीन कॉर्नर था, वहां की सीढ़ियों पर किताबें अभी भी बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं, क्या क्या ले लूं, हैंडली चेस या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। अब लेखक जो सोच रहा है कि भाई मैं किताब ले लूँ, कुछ ऐसी कितनी किताबें ले लूँ, एक सप्ताह की ले लूँ ताकि मैं एक सप्ताह बैठ के आराम से पढ़ सकूँ। अब कौन सी किताब ले लूँ, हैंडली चीज ले लूँ या फिर जर्मन सीखने वाली कोई किताब ले लूँ या फिर योगा सिखाने वाली कोई किताब ले लूँ, सोच रहा है। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा।
अब क्या हुआ, जब लेखक बाढ़ की स्थिति के बीच किताबें ढूंढ रही, ये वाले लूं के वो वाले लूं, तो जो किताबों का दुकान का मालिक था उसने लेखक को देखो हंसने लगा। मन में क्या सोच के हंसा कि भाई यहाँ पे किताबों में लगा, सोच रहे मैं ये वाला ले लूँ, योगा की ले लूँ, जर्मन सीख लूँ, फ्रांस सीख लूँ, कौन सी भाषा सीख लूँ, किताबों को चुनने में व्यस्त है। तब जबकि इस समय लोग अपनी जान को बचाने की सोच रहे हैं और ये लेखक जो है किताबों में परेशान हो रखा है। तो लेखक ने क्या किया, सारी किताबें छोड़ दी, जो उसने किताबें देखी थी फ्रेंच वाली, योगा वाली किताबें छोड़ दी और हिंदी, बंगला और कुछ अंग्रेजी की मैगजीन जो उसने खरीद ली और उनको लेकर लौट गया और अपने मित्र से विदा लेते हुए कहा कि पता नहीं पर कल की स्थिति क्या होगी, कल कितना पानी में कौन होगा, हो सकता है कि हम पानी में बहुत ज्यादा पानी भर जाए, हम ना निकल पाए, तो कल हम दोनों में से जो भी व्यक्ति कम पानी में होगा, यानी जिसके घर के पास घर में कम पानी भरा होगा, वो दूसरे मित्र यानी कि जिसके घर के पास ज्यादा पानी होगा, जो ज्यादा पानी में डूबा हुआ होगा, उसकी सुधि लेगा, यानी उसके बारे में जांच पड़ताल करेगा, उसकी खोज खबर लेगा कि भाई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो ठीक है कि नहीं है, क्या है, उसकी स्थिति के बारे में जानकारी लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े इलाकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा, लॉटरी की प्रचार गाड़ियां प्रचार करते ही भाइयों पुकारकर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे ए न, सुन मेरे मितवा वाह वाह य। तो लेखक जब अपने मित्र से विदाई लेकर उसको बाय करके गुड बाय बोल के वापस अपने घर, अपने फ्लैट पहुंचे, उसने क्या देखा कि जनसंपर्क यानी लोगों को सूचनाएं देने वाली गाड़ी जो लाउड स्पीकर लेकर जो राजेंद्र नगर में घुस गई है और जो वहां पे क्या है, जो गोलंबर है, जब भी वहां पे कोई आवाज स्पीकर से बोली जाती है, आवाज आती है, तो गोल होने के कारण वहां की जो आवाज है वो गूंजती है, बार बार एक ही बार सुनाई पड़ती है। वहां पे जो लॉटरी की टिकट जब गाड़ी पहुंचा आती है, लॉटरी वाली टिकट किसी को बताने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक शब्द बोलते हैं और फिर रुक जाते हैं, क्योंकि एक आवाज वहां पे हमने जो एक शब्द बोला है वो 4 बार 5 बार वहां पे गूंजता है। जब वो एक बार भाइयों कहते हैं तो कम से कम 2 बार 3 बार हमें भाइयों की आवाज आती है, क्योंकि वहां जो आवाज है वो गूंजती है, बार बार रिपीट होती है। और रात के समय एक रिक्शा चालक जो अक्सर रात को जब सवारी को छोड़ के वहां से निकलता है तो गाना गाते हुए निकलता है कि भाई मेरे बंधु सुन, और उसकी जो आवाज है वो बार बार हमें सुनाई पड़ती है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से अलार्म किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। तो क्या घोषणा कराई गई सरकार की तरफ से कि भाई हो सकता है कि जो रात के 12 बजे तक हर जगह पानी भर जाएगा, तो आप लोग जो सावधान हो जाए, क्योंकि जब बारिश का पानी भर जाएगा तो आपको संभलने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसीलिए आप लोग जो अपने आप को सावधान कर ले कि संभव है कि रात को जो 12 बजेंगे तब तक बारिश का पानी हर जगह फैल जाए, क्योंकि बारिश और बाढ़ का जो प्रभाव है वो कम नहीं हो रहा है, लगातार बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है, बाढ़ का जो पानी बढ़ता ही जा रहा है, हर तरफ पानी पानी हो रहा है। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है। गृह स्वामिनी यानी घर की मालकिन जो उसकी पत्नी थी, उससे पूछा कि भाई गैस का क्या हाल है, घर में गैस है कि नहीं, खाना कैसे बने, गैस होगी तब तो कुछ खाना बनेगा। तो उसने पत्नी से पूछा कि गैस घर में जो है सो क्या है। बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर ऊटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल। तो जो लेखक की पत्नी उसने क्या कहा कि भाई डर है कि भाई गैस जो है, सिलेंडर जो खत्म होने वाला है, बहुत ज्यादा चलेगा तो 1 से 2 दिन चलेगा, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि गैस के अंदर कोई मीटर तो होता नहीं है ना, क्योंकि गैस के अंदर कोई मीटर तो लगा होता नहीं है कि पता चले कि हाँ भाई मीटर इतना है, इतना तो पता चले गैस खत्म होने वाला है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो गैस सिलेंडर जो है कब खत्म हो जाए हमें पता ही नहीं है। अब घर में जलाने के लिए कोयला है, स्टोव है, लेकिन किरासन मिट्टी का तेल सिर्फ एक ही बोतल है और वो भी बहुत ही कम है। फिलहाल बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर ऊटर की तरह कोई चीज
नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके मैंने कहा। लेखक ने क्या कहा, चलो कोई बात नहीं, जितना है उतना बहुत है हमारे लिए। और जो बाढ़ है उसकी भी वैसी हालत है, उसमें भी कोई मीटर लगा हुआ नहीं है, तो बाढ़ कब आ जाए, किस स्थिति में आ जाएगी, हमको नहीं पता चलता है कि भाई बाढ़ जो है कब आ जाएगी। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों में सामान हटाए जाने से मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाग लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। तो उसने, लेखक ने क्या कहा कि जब जनसंपर्क यानी लोगों को, जो सरकारी गाड़ी थी, जब लोगों को बताने के लिए आए कि रात के 12 बजे तक पानी हर जगह भर जाएगा, आप लोग सावधान हो जाएं, तो जो उसकी आवाज़ थी बहुत देर तक, थोड़ी देर तक उसमें कॉलोनी में वहाँ पे गूंजती रही, बहुत देर तक बहुत सुनाई पड़ती रही। और जो ब्लॉक था, जो नीचे की दुकानें थी, वहाँ के लोगों ने जो नीचे का सामान था सारा कुछ हटाना शुरू कर दिया। लेकिन लेखक ने क्या कहा कि जो मेरे फ्लैट के जो नीचे की दुकान वाला है, जो दुकानदार, उसने क्या कहा, बहुत सारे कागज उसने जमा कर रखे थे और उसमें एक अलग, उसमें आग लगा दी, और जिसके कारण जो मेरा कमरा धुएं से पूरा का पूरा भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाए सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सीलमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही थी। लगता है 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। अब जब बाढ़ से सभी लोग परेशान थे, लेखक भी परेशान था, और सारा शहर, जो शहर के लोग थे, कोई भी सोया नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि देर रात तक पानी, जो उनकी कॉलोनी में, घरों में पानी भर जाएगा। तो लेखक भी क्या करता, पश्चिम की तरफ अपने कान ला के सुन रहा था कि वहां से कोई शोर तो नहीं आ रहा है, कोई आवाज तो नहीं आ रही है, क्योंकि रात तक जो पानी राजेंद्र नगर पहुंच जाएगा। अगर वहां पानी भर जाता है तो लोगों की हलचल, लोगों के शोर से हमें पता चल जाएगा कि वहां भी पानी अब भर गया है। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं। कविता, शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा धत। अब लेखक जो अपने आप में कोशिश कर रहा है कि मैं सो जाऊं, थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन नींद नहीं आ रही, क्योंकि पानी की बाढ़ की वजह से उसकी नींद जो उड़ी हुई है, परेशान है एकदम, बहुत ही ज्यादा उसकी जो स्थिति है वो सोचनीय दयनीय स्थिति हो चुकी है। वो सोचता है कि मैं कुछ लिख लूं, तो क्या लिखूं, उसका शीर्षक है कुछ नहीं पता, बाढ़ के ऊपर लिखूं, क्या लिखूं, फिर परेशान होकर ना, उसको दिमाग नहीं काम कर, मैं सो जाऊं, लिखूं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरकीब दृश्यों की तरह। नींद तो आई नहीं, लेकिन जो पुरानी स्मृतियां थी, यानी कि जो पुरानी चीज थी, उसे एक एक करके याद आने लगी। जैसे हम टीवी पर कोई मूवी देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, वहां पे क्या एक एक करके सारे पिक्चर आगे बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से लेखक की आंखों के सामने पुरानी चीजें जो उसको नजर आने लगी। तो लेखक को कब की स्मृति याद आई, सन 1947 की। इसको लेखक को 1947 की पुरानी घटना थी वो याद आने लगी। क्या घटना थी वो हम देखते हैं। सन 1947 मनिहारी तक पूर्णिया, एक कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सीतानाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। लेखक ने क्या याद किया कि सन 1947 में जब मनिहारी यानी जो पूर्णिया, जो कि कटिहार में है, वहाँ का जिला है, जब वहाँ पे बाढ़ आ गई थी गंगा नदी में, और वो अपने गुरुजी के साथ वहाँ पे जा रहे थे, तो हर तरफ चारों सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। तो उन्होंने क्या देखा, जब एक छोटा सा बड़ा द्वीप देखा, तो उनको क्या लगा कि हम थोड़ी देर वहां चल के अपनी टांगे सीधी कर लें, यानी कि थोड़ा सा हम आराम कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगह पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुम में पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे, और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है, की दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते, खाने पीने की चीज से लेकर पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। तो लेखक जो है, जब उसने क्या बताया कि जब वो वहां पे गया, गंगा जी में जब बाढ़ आ गई थी, पूर्णिया में गया, तो वहां पे गुरुजी ने क्या कहा कि ये मत भूलना कि जहाँ पे तुम पैर रखने वाले हो, वहां पे और भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे शरणार्थी हैं जो बाढ़ से परेशान होकर वहां पे शरण ले चुके हैं,
और लेखक ने क्या देखा, सचमुच सांप बिच्छू सभी जानवर कीड़े मकोड़े वहां पे जो है फैले हुए हैं। मतलब पानी के कारण जब हर जगह पानी भर गया है तो जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़े सबके सब ऊपर आ गए हैं। और जो पकाही घाव यानी कि बारिश के पानी जब हाथ पैर में जो घाव बन जाता है उसमें जो पैर पक जाता है उसे कहते हैं पकाही घाव। तो लोगों को हर जगह जब पानी भरा हो तो लोग पानी में पैर रख रखे हर जगह जा रहे हैं, और इस कारण जो उनकी उंगलियां में घाव हो गई, जो पक गई सड़ गई उंगलियां जो है घाव से भर गई हैं। तो लोग अपने खाने पीने का सामान नहीं मांगते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें अपने खाने से ज्यादा अपने हाथ पैर के चलते पानी में पैरों में जो है पानी के कारण घाव हो गया है। और लोग पहले क्या मांगते हैं, दवाई मांगते हैं पकाही घाव की, ताकि उस दवाई को लगा के उन्हें थोड़ा सा आराम मिल सके। और गुरुजी ने क्या कहा कि हमें खाने से ज्यादा लोगों को जो जरूरी सामान है, माचिस, मिट्टी का तेज जलाने के लिए माचिस के साथ, और जो दवाई है वो सबसे पहले हमें नाव पे रख लेनी चाहिए, ताकि हम जहां भी जाए लोगों की मदद करने के लिए ये जो जरूरी सामान है लोगों को दे। और वास्तविकता में लेखक ने देखा कि वो जहां भी जाता था लोग सबसे पहले दवाई मांगते थे, माचिस मांगते, ताकि उसे जला सके, थोड़ा सा उजाला हो या रोशनी करने के लिए, और अपने जख्मों पर दवाई लगाने के लिए। सन 1949 में एक बार महानदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। फिर लेखक ने याद किया कि 1949 की घटना, जबकि वो वापसी थाना के गांव में पहुंच गए जहां पे बाढ़ के कारण जो है लोग परेशान थे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उनका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आ रे कुकुर नहीं। अब लेखक ने क्या कहा कि हम जब वापसी थाना में जो जा रहे थे गांव में जहां बाढ़ आ रखी थी महानंदा में, तो वहाँ पे एक डॉक्टर भी थे जो कि लोगों का इलाज कर रहे थे। और वहां से जो हम गांव से जो बीमार लोग थे उनको नाव में चढ़ा के कैंप में यानी कि ऐसी जगह पे लेके जाते जहां पर बीमार लोगों का इलाज किया जा सके। तो उसने क्या देखा कि एक नौजवान व्यक्ति था जो कि बीमार था, और उसके साथ एक छोटा सा कुत्ता था जो कि कुई कुई करते हुए नाव पर चढ़ गया। तो जो डॉक्टर थे जो लोगों का इलाज करने वाले थे वो कुत्ते को देख के बहुत ज्यादा डर गए, घबरा गए, और जोर से चिल्ला के बोले कुकुर नहीं, यानी कुकुर का मतलब होता है कुत्ता, यानी कि इस नाव के अंदर कुत्ता नहीं चढ़ सकता, कुकुर को भगाओ, यानी कुत्ते को यहाँ से भगा दो। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। यहाँ उस नौजवान की उस कुकुर से यानी कि कुत्ते से जो पशुओं से प्रेम की भावना, उसके अपनापन की भावना नजर आता है कि इतनी परेशानी के बावजूद भी जो नौजवान व्यक्ति था कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और वो नाव से जो है उतर गया कि भाई अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। तब तक क्या हुआ, जब उसने बीमार व्यक्ति ने मना कर देगा अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, उसी वक्त जो कुत्ता था वो भी नाव से कूद के पानी में गिर गया। ऐसा लगा जैसे वो भी कह रहे कि अगर मेरा मालिक मेरा आदमी नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। मुसहरी एक जाति का नाम है। मुसहरी एक जाति का नाम है। ऐसे लोग जो कि दोने पत्तल जो पत्तों से बनाते हैं उस जाति का नाम है मुसहरी। तो लेखक ने क्या कहा कि हम जो है ना परमान नदी की बाढ़ से जो परेशान थे वहां मुसहरी जाति के अंदर राहत के सामान बांटने के लिए गए ताकि लोगों को सामान से कुछ राहत मिल सके। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा परेशानी वाली स्थिति, इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी, लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो लोग क्या खाते थे, सिर्फ चूहे और मछली को झुलसा कर पका के सिर्फ उनको आग में से झुलसा दिया ताकि थोड़ा सा पक जाए किसी भी तरीके से, और उनको वो खा रहे थे, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही एक तरह का नाच होता है जो कि लोक नृत्य होता है। एक बालवाही लोक नृत्य है। नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागे 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 चके के चकधुम चकई चकधुम। तो लेखक ने क्या कहा, हमें तो खबर
लेखक ने कहा भाई हमें तो पता था कि हम जो राहत सामग्री लोगों को देने जा रहे हैं मुसहरी जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग इतने परेशान, इतने ज़्यादा दयनीय स्थिति में है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो सिर्फ मछलियों और चूहों को झुलसाकर किसी तरह से सिर्फ जी रहे हैं। कुछ भी जब खाने के लिए नहीं, तो चूहे हैं, मछली जो भी है उनके पास, उसे किसी तरह से पकाते और वही खा खा के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जैसे लेखक वहाँ पहुंचा, उसने क्या देखा कि वहाँ के लोग जो है ढोलक मंजीरा बजा रहे हैं, और वहाँ पे छोटा सा स्टेज सा बना दिया गया है, और वहाँ पे जो है लोक नृत्य हो रहा है। काले रंग का व्यक्ति जो है दुल्हन की तरह से हाव भाव करके लाल रंग की साड़ी पहने हुए है जा रहा है, और ऐसा लग रहा है उसको देख के कि जो दुल्हन है वो अपने मायके जा रही भागते हुए, और उसका जो घरवाले यानी उसका जो हस्बैंड है वो उसको मनाने के लिए गया हुआ है। और इसी वक्त वहां पे जो ढोल बजने लग जाता है और चकई चुकधुम की आवाजें आने लगती हैं। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। तो यहाँ देखिए लोगों की ये आत्मविश्वास नजर आ कि लोगों के पास जब खाने के लिए भी नहीं है ना, ये भी नहीं पता कि वो जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं, तब भी लोगों ने उस स्थिति में, उस दयनीय स्थिति में भी खुद को संभाला हुआ है, और परेशानियों को भुलाकर वे अपने जीवन में कुछ नया करने, कुछ अपने आप को मनोरंजन में ढाले हुए, ताकि अपने परेशानियों को भूल सके ना। जो लोग हैं एकदम भूखे प्यासे हैं, धूल मिट्टी कीचड़ से उनके कपड़े पूरा का पूरा शरीर उनका भरा हुआ, लेकिन फिर भी वो जो है खिलखिलाकर हंस रहे हैं, अपनी दुखों को तकलीफों को वो भूलने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? लेखक ने क्या कहा कि हम उन्हें सहायता वाले सामान जो है, जो उनकी सहायता के लिए हम उन्हें बांट भी दें। लेखक ने कहा कि अगर मैं सहायता का सामान उन्हें बांट भी दूं, तो भी क्या हम उन्हें ऐसी हंसी दे पाएंगे जो वे इस नाटक को, इस नाच को देखकर खुश हो रहे हैं? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बाल वही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। अब लेखक जब मुसहरी जाति के पास था तो उसे याद आ गई अपने मित्र की, भोला शास्त्री की याद आ गई। एक बार 1937 में मुसहरी जाति के लोगों के डांस को देखकर, लोक नृत्य को देखकर लेखक को अपने भोला शास्त्री की याद आ गई, और अब लेखक 1937 की स्थिति को याद करने लग गया। यह एक बार 1937 में सिमरवने शंकरपुरा में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था, और गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। लेखक ने कहानी याद की है ना, सिमरवनी शंकरपुरा में जब बाढ़ आई हुई थी, तो बाढ़ के कारण जो है वहाँ पे भी परेशान था, और लेखक वहाँ पे जो लोगों की सहायता करने के बालचर के रूप में गया था। तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि लोगों के पास सुविधाएं कम थी। लेखक जब 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ से परेशान लोगों की मदद करने के लिए गया, तो उसने देखा कि लोगों के पास बहुत ही ज्यादा सुविधाएं कम है, और लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। केले के पौधा लेकर उससे जो है अपना काम चला रहे हैं, अपने किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जो जमींदार वर्ग है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके जो बेटे हैं, वो नाव पर हारमोनियम तबला रख के जो है नौका विहार कर रहे हैं ना, नाव में यहाँ घूम रहे, नदी नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। तो उस समय जो गांव के नौजवान लोग थे, उन्होंने जो जमींदार के बेटों की जो नाव उसको छीन लिया, और नाव छीन लेने के कारण दोनों ही पक्षों में, गाँव के लोगों में और जो जमींदार के बेटे, उन सब में थोड़ी सी मारपीट भी हो गई। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे रखे हुए थे, और एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। अब लेखक जो है 1967 की घटना को याद कर रहा है, जब राजेंद्र नगर में पानी भर गया था, तो उस समय कुछ नाव के अंदर कुछ युवक युवतियां, लड़के लड़कियां जो सजे धजे अच्छे से कपड़े पहन के नदी में अपने घूमने के लिए निकले, और वो लोग इस तरह से बैठे थे, सजे सवरे थे, ऐसा लगता जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्म में जो है लोग कश्मीर का आनंद ले रहे हैं घर बैठे हुए, कैसे सजे धजे हैं, नाव में बैठे हुए नौका विहार का मजा ले रहे हैं। और नाव पर जो स्टोव जल रहा था, चाय बन रही थी, बिस्किट रखे हुए थे, और एक लड़की बड़े तरीके से एकदम अनोखी अदा से, जिसके नेस्कैफे का पाउडर हम कॉफी को मिलाते हैं, वैसे नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर
बांस की लग्गी से नाव खेल रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटनों पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। तो नाव में जो लोगों का देखिए कितना अच्छा यहाँ पे वर्णन किया गया है कि एक लड़की जो नेस्कैफे की कॉफी को मिला रही है, दूसरी को चित्र या रंगीन अच्छी से कोई मनोयोग वाली को बुक पढ़ रही है, और एक दूसरा जो लड़का है वो क्या कर रहा है, अपने दोनों पैर फैला के बैठ के और नाव को जो है जो नाव को लगी से आगे खेल नाव को आगे बढ़ा रहा है, और एक दूसरा युवक जो है अपने घुटनों से कोहनी को टिकाकर बड़े स्टाइल से बैठ गया और जो किताब पढ़ने जो पत्रिका पढ़ने वाली लड़की है उसके सामने कुछ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोल रहा है। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर का गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, होजी हो। और इस पूरे माहौल का जो मेन चीज थी वो थी कि जो ट्रांजिस्टर यानी रेडियो पर गाना बज रहा था, जो पूरे के पूरे माहौल को एक नया रूप दे रहा था। गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी, और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। क्या वो जब लेखक की नाव जो है वहां पर पहुंच गई गोलंबर के पास, और गोलंबर में क्या आवाजें गूंजती, क्योंकि सब गोल सा होता है, फैला होता है, पूरा गोलाई में होता है, तो आवाजें गूंजती हैं। तो जब लेखक वहां पहुंचा तो जो छतों पे लोग खड़े थे गोलंबर है ना, उन सब ने एक से चिल्लाना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया, सीटियां बजाने लगे, तालियां बजाने लगे। तो और उस समय इतने शोर के कारण जो सारी आवाजें गूंजने लगी तो समझ में नहीं आता कि कौन सा व्यक्ति क्या बोल रहा है, और एक बहुत ही संगीत को अच्छे से जानने वाला, निर्देश करने वाला व्यक्ति भी जिसको समझने में असफल रहता, क्योंकि जो आवाजें थी वो गूंज रही थी पूरे, तो गूंजने वाली आवाजों को पहचानना समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशन तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नावों पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। तोरी मझधार होशियार काहो राम सिंगार पनिया आ रहेले हैं, ऊहू न आ रहेले हैं। तो जब लोगों की आवाजें गूंजने लगी और किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ पा रहा था, तो क्या हुआ कि जो वहां पर जो स्त्रियां थी उनकी जो होठों का लाल रंग था वो, और जो उनके जो गाल थे वो सारे ऐसे से काले पड़ गए हैं, और सिर्फ उस रेडियो की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। इसमें गाना आ रहा था कि नैना तोरी मझधार होशियार। तो लोग बातें करने लगे भाई कि राम सिंगार पनिया आ रहा है, यानी कि पानी जो है आ रहा है। दूसरे ने क्या कहा, अभी तो नहीं आ रहा है पानी। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया, लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या तो कोई दैवी चमत्कार हो गया, नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं, कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है, चौप चौप। तो वार्तालाप हो रही कि भाई जो पानी तो भरा क्यों नहीं, पानी यहाँ तक आया क्यों नहीं। तो किसी ने अपने अपने मत रखे कि भाई हो सकता है पानी जो है पानी अब नहीं आएगा, पानी जहां तक आना था वहीं पर आकर रुक गया। हो सकता है कि जो हमारे इंजीनियर पानी को रोकने के लिए बांध बना रहे वो उन्होंने बना लिया हो, जीत गए, या फिर कोई भगवान का चमत्कार हो गया जिस कारण जो पानी यहाँ से नहीं निकला। लेकिन जो पानी उग जाएगा कहाँ से, क्योंकि रास्ता तो सिर्फ यही है। और जो चारों ब्लॉक है गोलंबर पे, जो चारों ब्लॉक है सभी की लाइटें जली हुई हैं, बंद हो रही हैं, जल रही हैं, सभी लोग जगे हुए हैं, कुत्ते बार बार एक साथ चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और जो राम सिंगार की मंडली है, वो 12 कुत्तों को डांट कर चुप करा देती है। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जाल में मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा, उधर सन्नाटा था एकदम,
कोई शब्द नहीं, टुंगफुंग कुछ भी नहीं। अब लेखक ने इस स्थिति को देखकर, जब बाढ़ का पानी हर जगह फैल गया है, आवाजें गूंज रही है, किसी की बात समझ में कुछ नहीं आ रही है, तभी अचानक लेखक को जो अपने मित्रों के, अपने सगे संबंधियों की याद आके कि उसके जो मित्र हैं वो लोग कल से बहुत ज्यादा पानी होने के कारण पाटलिपुत्र कॉलोनी में, बोरिंग रोड में जो फंसे हुए हैं, पता नहीं उनकी स्थिति कैसी होगी। उसके जो अपने रिश्तेदार हैं, जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं वो लोग किस हालत में है। और लेखक ने शाम को जो उनको फोन करने के लिए चौका उठाया, नहीं रिसीवर उठाया था, और बहुत देर तक नंबर डाल किया, लेकिन फिर भी कोई भी आवाज नहीं आई। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ, कुछ लिखना चाहिए। लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदहा गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। अब लेखक जो वापस अपनी जो स्थिति याद कर रहा था, वापस अपने पर आज जो ध्यान था टूट गया, और उसने सोचा कि फिर से लेट जाता हूँ करवट लेते हुए कि मैं कुछ लिख लेता हूँ। फिर मन में क्या कि लिखना कोई जरूर थोड़ी है कि जरूरी कुछ लिखा ही जाए, तो इससे बेहतर तो इतनी पुरानी जो चीजें उन्हीं को क्यों ना मैं याद करूँ। और लेखक फिर से पुरानी यादों में खो गया, और उसे याद आया पिछले साल के अगस्त के महीने का, जब नरपतगंज थाना में चक्करदहा गांव के पास छाती भर यानी सीन तक का पानी भर गया था बाढ़ के कारण। और एक आसन प्रसवा यानी कि ऐसी स्त्री जो आजकल में ही किसी बच्चे को जन्म देने वाली हो, यानी प्रेग्नेंट लेडी का उसको ख्याल आया, जो कि गाय की तरह हमारे टुकुर टुकुर यानी कि सहायता की उम्मीद रखते हुए हमारी ओर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मूंदकर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद झुंड, सफेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे किंतु उजले उजले, गेहुए रंग के भेड़। अब लेखक ने क्या कहा, जब उसे याद है कि पिछले साल अगस्त में एक स्त्री जो कि किसी बच्चे को जन्म देने वाली थी आजकल में ही, तभी लेखक ने अपने आप को फिर से संभाला, अपनी स्मृतियों को, अपनी पुरानी यादों को झकझोरा कि नहीं, मैं पुरानी बातों को याद नहीं करूंगा, क्यों ना मैं कुछ अच्छी चीजें सोचूं, है ना, कुछ नया जानने की, कुछ नया सोचने की कोशिश करूं। और लेखक ने सोचना शुरू किया कि सफेद सफेद भेड़ों के बारे में, और बार बार अपनी आंखें बंद कर रहा है, खोल रहा है। जैसे ही आंखें बंद करता है, उसके जो सफेद सफेद भेड़ है जिनके बारे में वो सोच रहा है, वो सारे के सारे भेड़ जो है काले हो जाते हैं। मतलब लेखक को बेचैनी हो रही है, सुकून नहीं मिल रहा है। तो जैसे उसके जो उजले उजले भेड़ से सोचने की कोशिश करता है, सारे के सारे भेड़ काले हो जाते हैं, और वापस उसके जो आंखें बार जो बंद करने की कोशिश कर रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है, उसकी नींद खत्म हो जाती है। ओई आंखों ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गेले हो, राम सिंगार हो मोहन, रामचंद्र अरे हो। तभी क्या हुआ, उसे किसी ने जगाया। क्या कह के जगाया बंगला भाषा में? ओई आछो ऐसे गेछे जल, कि भाई 5:15 बज गए, जगो उठो, सुबह हो गई, पानी जो है आ रहा है, बारिश का पानी जो हर जगह भर रहा है, जल्दी से उठो। राम सिंगार, राम मोहन सभी को जल्दी लोग जगा रहे हैं कि उठो भाई, पानी भर गया है हर जगह, जल्दी से उठ जाओ। आंखें मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाना आंखें मलता हुआ उठा, पश्चिम की ओर थाने के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में, मुंह में झाग फेर लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर, दिन भर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास कुछ बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी।
जब सुबह लेखक ने आंखें मलते हुए अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि थाने के सामने पश्चिम की तरफ से जो सड़क पर पानी बहुत ज्यादा आ रहा है और पानी के अंदर झाग पूरा फैला हुआ, झाग बना हुआ पानी के अंदर। जैसा उसने शाम के समय कॉफी हाउस के बाहर देखा था कि बहुत जो सफेद रंग का झाग जो फैल रहा था, बढ़ रहा था, वैसे ही तो उसे क्या लगा कि थोड़ा सा जो है पानी के आगे आगे कुछ बच्चे जो है कूद रहे हैं, लेकिन क्यों कूद रहे हैं? तो उसे क्या पता था कि पानी नहीं है, ये बच्चे नहीं है बल्कि पानी है। वहां पे थोड़ा सा अवरोध है, पानी को जो है रुक रहा है अतिथिशाला के आगे, और उस अवरोध का पानी रुकने के कारण जो पानी जो उछल उछल के बार बार आगे बढ़ रहा है, पानी जो वहां से उछलता हुआ पानी आगे बढ़ रहा है, जो कि ऐसे लग रहा है जैसे कुछ छोटे बच्चे वहां पर कूद रहे हों। और पश्चिम की साइड जो ब्लॉक नंबर 1 है, पुलिस चौकी के पिछवाड़े से जो पानी पहला आ रहा है, और जो ब्लॉक नंबर 4 है वहां पे जो सेठ की दुकान है वहां पे भी पानी बाएं से उसकी जो पानी बढ़ता हुआ आ रहा है। मतलब हर जगह से जो पानी बढ़ रहा है, बारिश का, बाढ़ का पानी जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा था। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है! सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का पानी है। आ गेले। अब जब लेखक ने देखा पानी हर जगह से भर रहा है, इधर से भी उधर से भी, तो लेखक जो दौड़ता हुआ छत के ऊपर चला गया और उसने क्या देखा कि हर तरफ पानी ही पानी है। इतना ज्यादा पानी है कि पानी का जो बहाव बहुत तेज है और ऐसा लग रहा है कि भाई पानी के सिवा यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। अब सोच रहे कि भाई सोन नदी का पानी है, गंगा जी का पानी, किस नदी का पानी है? पानी में करंट भी बहुत तेज है। अब जो पानी हर जगह से आ गया है, पानी आ गया है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। पानी का जो बहाव इतना ज्यादा है कि जो सामने दीवार है उसकी जो ईंटें डूब रही, मतलब पानी का बहाव जो है वो जो बढ़ता ही जा रहा है, सब कुछ में डूबता ही जा रहा है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया है। तार के पत्ते का तना क्रमशः डूबता जा रहा है। डूबा सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। तार के पत्ते का तना क्रमशः डूबता जा रहा है। डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूं, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ एक चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता? अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो लेखक ने जब सुबह छत पे जाने के बाद देखा कि हर तरफ से पानी ही पानी भरा हुआ है, और तो लेखक सोचने भाई ये पानी जो है अब सोन नदी का है या फिर गंगा नदी का पानी, इस पानी के अंदर जो करंट आ रहा है, पानी के कारण जो सामने की दीवार है वो डूबती जा रही है। बिजली का खंभा भी डूब गया। जो तार के पत्ते, तार का पेड़ जो है काफी ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है, तो उसके जो पत्ते हैं, उसका जो तना है वो क्रमशः डूबने लगा है। और फिर लेखक के मन में ख्याल आया कि अगर मेरे पास एक कैमरा होता, मूवी वाला कैमरा, एक टेप रिकॉर्ड होता, तो मैं, क्योंकि मैंने बाढ़ को शुरू से देखा है लेकिन पानी का इतना तेज बहाव कभी भी नहीं देखा, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता, पानी का एक वीडियो बनाता कि पानी किस प्रकार से आ रहा है, तेज से आ रहा है और सब कुछ जो पानी के अंदर डूबता ही जा रहा है। तो उसने क्या कहा कि भाई तो अच्छा हो गया पानी रात को नहीं आया, अगर रात में इतना पानी आता तो शायद मैं डर ही जाता, मैं बहुत ज्यादा डर जाता और मैं ये सब कुछ कभी भी देख नहीं पाता। अब जो सारी भेड़, दुकानें, चाय की दुकान, सब कुछ पानी के अंदर डूब गया है मेरा। लेकिन अगर मेरे पास अभी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता? वो भी सब डूब जाता। लेखक ने कहा कि जब सब कुछ डूब रहा है और अगर मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर कैमरा होता तो क्या होता? वो सब भी डूब जाता। मेरे पास क्या, सिर्फ एक पेन है, एक कलम है, और वो भी जो है चली गई, चोरी में चली गई। अच्छा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मतलब ये कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इस पानी में डूबकर बर्बाद हो जाएगा, सिवाय मेरे खुद के। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अभी हमने कहानी पढ़ी फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई इस जल प्रलय में, आप सभी को पसंद आई होगी। इस कहानी से हमने जाना कि जब पानी
का प्रकोप बढ़ता है, प्रलय आ जाती है पानी में, तो कैसा दयनीय स्थिति हो जाती सब, और हर तरफ लोग जो है परेशान, हर तरफ सिवाय पानी का कुछ भी नहीं नजर आता। एक मतलब कल्पना करके देखिए कि अगर पानी बाढ़ कि अगर रात दिन बारिश हो 2 दिन 4 दिन, तो हम लोग किस प्रकार से जी पाते हैं, चाहे वो गांव हो या शहर। पानी के कारण जब बारिश का पानी बहुत हो जाता है तो हम कितना परेशान होते हैं, और अगर वही जब बारिश का पानी पूरे के पूरी कॉलोनी में, गाँव में, शहरों में, फ्लड हर जगह भर जाए, सारे मकान दुकान सब कुछ पानी में डूब जाए, तो स्थिति कैसी हो जाती है लोगों की। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी पानी के जो बहाव है, जो बाढ़ का रूप है, उसके बारे में बहुत अच्छे से जान गए होंगे। और आप कभी भी, अगर ईश्वर ना करे कि आपको कभी स्थिति का सामना करना पड़े, अगर कभी आपको स्थिति का सामना करना पड़ जाता है भविष्य में, तो आप अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से बना कर रखेंगे और सदैव दूसरों की सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।